नमस्कार। आज हम आपको 2022 में दिल्ली में हुए एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और फिर अपना जुर्म छुपाने के लिए अपनी ही प्रेमिका की लाश के 36 टुकड़े करके फ्रीज में रख दिए। यह कातिल इतना ज्यादा शातिर था कि उसने वह हर सबूत मिटाने की कोशिश की जिसकी वजह से वह पकड़ा जा सकता था। वह हत्या करने के बाद 6 महीने तक पुलिस से बचा रहा। नमस्कार, मैं हूं मिस्टर नंदलाल और आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रद्धा मर्डर केस दिल्ली के बारे में। मुताबिक श्रद्धा और आफ्ताब श्रद्धा वालका मर्डर केस में श्रद्धा हत्याकांड, श्रद्धा और आफ्ताब की। तो आइए मिलकर जानते हैं कि यह श्रद्धा कौन थी, कहां की रहने वाली थी, उसको क्यों मारा गया और सबसे इम्पोर्टेंट उसके कातिल को कैसे पकड़ा गया। श्रद्धा का पूरा नाम श्रद्धा वाकर था और वह अपनी मां और छोटे भाई के साथ महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में रहती थी। श्रद्धा के पिता विकास वाकर उनके साथ नहीं रहते थे क्योंकि उसके पिता विकास और उसकी माता सुमन के आपसी रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। श्रद्धा के पिता विकास पास ही के बाजार में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे और उनकी अपने बच्चों से भी कम ही बातचीत होती थी। श्रद्धा ने अपनी पढ़ाई वसई में रहकर ही पूरी की और अपने सपनों का पीछा करते हुए वह मुंबई चली गई। मुंबई आने के बाद उसने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ दिन जॉब ढूंढने के बाद उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब मिल गई। श्रद्धा को जॉब करते हुए कुछ समय बीत जाता है और फिर श्रद्धा की मुलाकात एक डेटिंग ऐप बम्बल पर आफ्ताब नाम के लड़के से होती है। आफ्ताब का पूरा नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला था। जब दोनों डेटिंग ऐप पर मिले तो दोनों की बातचीत होना शुरू हो गई। आफ्ताब भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब किया करता था और उसने श्रद्धा को बताया कि वह पार्ट टाइम में फोटोग्राफर और फूड ब्लॉगर भी है। यह सब बातें होने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं और फिर एक दूसरे से बार बार मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन दोनों को एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि अब यह दोनों लिव इन में रहने का फैसला करते हैं और फिर साल 2019 में यह दोनों नया गाँव में एक किराए का घर लेते हैं और उसी में लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। लिव इन में कुछ समय रहने के बाद यह दोनों फैसला करते हैं कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। इसके लिए वह दोनों अपने घर वालों की परमिशन लेना चाहते थे और फिर श्रद्धा मुंबई से वसई अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है कि वह आफ्ताब नाम के एक लड़के के साथ लिव इन में रह रही है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। लेकिन श्रद्धा की माँ उसको शादी के लिए साफ साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि हमारा धर्म अलग है और उसका धर्म अलग है, हम इस शादी की परमिशन कभी भी नहीं दे सकते। इसी बात पर दोनों माँ और बेटी में झगड़ा होना शुरू हो जाता है और इसी झगड़े के बाद श्रद्धा अपना घर यह कहते हुए छोड़ देती है कि अगर आप लोग राजी नहीं भी होगे तो भी मैं उसी लड़के से शादी करूंगी और अब आप यह समझ लो कि मैं आपकी बेटी हूँ ही नहीं। और फिर अपने घर वालों से लड़ाई करने के बाद वह फिर से आफ्ताब के पास चली जाती है। दूसरी तरफ आफ्ताब के घर वालों ने भी इस शादी से साफ साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी यह दोनों लिव इन में रहना जारी रखते हैं। इस घटना के कुछ महीने बाद यानी साल 2020 में श्रद्धा की मां की दिल की दौरे की वजह से मौत हो जाती है। श्रद्धा और उसके पिता अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर चले जाते हैं और कुछ दिन वहीं पर बिताते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही श्रद्धा फिर से आफ्ताब के पास आ जाती है। वहां से आने के बाद धीरे धीरे श्रद्धा और आफ्ताब में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती है। एक बार तो आफ्ताब ने गुस्से में आकर श्रद्धा की पिटाई कर दी थी। इसी बात को लेकर श्रद्धा पुलिस में जाती है और आफ्ताब के खिलाफ कंप्लेंट लिखा देती है, लेकिन आफ्ताब ने श्रद्धा को फिर से माफी मांगी, मना लिया और फिर इन दोनों ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। इसके बाद फिर से कुछ महीने सब कुछ ठीक ठाक चलता है। यह दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। बीच बीच में इन दोनों का छोटा मोटा झगड़ा चलता ही रहता क्योंकि आफ्ताब उसी डेटिंग ऐप पर और भी लड़कियों से बात किया करता था और यह बात श्रद्धा को बहुत दुखी करती थी और इसी
इसीलिए उन दोनों में झगड़ा हो जाता। लेकिन फिर आफ्ताब उससे माफी मांगता और श्रद्धा उसे माफ कर देती। इसी छोटे मोटे झगड़े में इन दोनों का वक्त गुजर जाता है और अब साल 2022 आ जाता है। यह दोनों मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं और 29 मार्च 2022 को यह दोनों मुंबई से निकल जाते हैं। मुंबई से यह दोनों सीधा हरिद्वार चले जाते हैं। वहाँ कुछ दिन घूमते हैं और हरिद्वार से ऋषिकेश चले जाते हैं। ऋषिकेश से देहरादून, मसूरी, मनाली, चंडीगढ़ होते हुए फिर यह पार्वती वैली हिमाचल में पहुँच जाते हैं। इन दोनों की यह ट्रिप 1 महीने से ज्यादा की थी। वहीं पार्वती वैली में घूमते हुए इन दोनों की मुलाकात बद्री नाम के एक लड़के से होती है। बद्री भी पार्वती वैली घूमने आया हुआ था। उन दोनों की बद्री से बातचीत होती है और फिर बद्री उन दोनों को अपने घर दिल्ली आने के लिए इनवाइट करता है। इनवाइट करने पर यह दोनों बद्री के घर जाने के लिए निकल जाते हैं और 5 मई 2022 को बद्री के घर दिल्ली पहुंच जाते हैं और करीब 8 से 10 दिन बद्री के घर पर ही रहते हैं। इन 8-10 दिन के बीच में भी श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता और इन झगड़ों से परेशान होकर बद्री ने उन दोनों को अपने घर से चले जाने को कह दिया। अब तक इन दोनों को दिल्ली पूरी तरह से पसंद आ चुका था, इसीलिए यह दोनों दिल्ली में ही रहने का फैसला करते हैं और 16 मई 2022 को एक प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू महरौली छतरपुर पहाड़ी में फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम किराए पर ले लेते हैं और वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। उस घर पर भी इन दोनों का लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता। 17 मई को श्रद्धा अपने एक दोस्त से मिलने गुरुग्राम चली जाती है और रात को वहीं पर रुककर 18 मई को दोपहर को घर वापस लौटती है। इस बात को लेकर आफ्ताब श्रद्धा से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और जैसे ही श्रद्धा घर पर आती है वह श्रद्धा से झगड़ा करना शुरू कर देता है। कुछ देर झगड़ा करने के बाद यह दोनों फिर से एक दूसरे को मना लेते हैं और फिर खुशी खुशी जोमेटो से दोपहर का खाना मंगवाते हैं और खाना खाते हैं। इसके बाद शाम हो जाती है और शाम 6 बजे के आसपास श्रद्धा आफ्ताब से कहती है कि तुम मुंबई जाओ और हमारे फ्लैट का सामान दिल्ली ले आओ, क्योंकि यह दोनों मुंबई से घूमने निकले थे, इसीलिए इनके पास कपड़ों के अलावा और कुछ भी सामान नहीं था और अब यह दोनों दिल्ली में ही रहने का मन बना चुके थे, इसीलिए इनको सामान की जरूरत पड़ रही थी। आफ्ताब की मुंबई जाने की टिकट भी बुक करवाई जा चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर आफ्ताब मुंबई जाने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसकी तबीयत खराब है और फिर इसी बात को लेकर इन दोनों में फिर से झगड़ा होना शुरू हो जाता है। इसी झगड़े में आफ्ताब पूनावाला को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह श्रद्धा को फर्श पर पटक देता है और उसकी छाती पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगता है। आफ्ताब उसका गला तब तक दबाता है जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक जाती। श्रद्धा के मरने के बाद वह श्रद्धा की बॉडी को बाथरूम में रख देता है और घर में बैठकर ही सोचने लगता है कि श्रद्धा की बॉडी का क्या किया जाए। फिर वह तय करता है कि वह श्रद्धा की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर एक बैग में डालकर कहीं फेंक देगा। इसके बाद वह मार्केट जाता है और मार्केट से एक आरी और उसकी 3 ब्लेड खरीदता है। उसी आरी से वह घर आकर श्रद्धा की कलाइयां काट देता है और उनको भी बाथरूम में ही छोड़ देता है। इसके बाद वह जोमेटो से रात का खाना ऑर्डर करता है और उसी घर में बैठकर खाना खाता है। अगले दिन वह फिर से मार्केट जाता है और मार्केट से एक चाकू और कचरे वाली पॉलीथीन खरीदता है और उस चाकू और पॉलीथीन को अपने एक बैग में डालकर अपनी पीठ पर लटका लेता है। वह चाकू इतना ज्यादा धारदार था कि उसकी नोक बैग से बाहर आ जाती है और उस चाकू की नोक आफ्ताब के राइट हाथ के टैटू पर घाव कर देती है। इसके बाद वह तुरंत अपने पास ही के एक डॉक्टर के पास जाता है और उस घाव पर 5 टाके लगवाता है। उसके बाद वह एक दुकान में जाता है और वहां से 300 लीटर का फ्रिज खरीदता है। उसकी पेमेंट वह अपने क्रेडिट कार्ड से करता है और कहता है कि यह फ्रिज मेरे एड्रेस पर पहुंचा देना। दुकानदार ने वह फ्रिज 19 मई को ही उसके घर पहुंचा दिया। जब उस फ्रिज को इलेक्ट्रीशियन सेट करने आया तो आफ्ताब ने उसे मना कर दिया। उसने उससे कहा कि मुझे फ्रिज सेट करना आता है, मैं खुद ही कर लूंगा। और फिर उसने वह फ्रिज खुद ही सेट किया। उसके हाथ पर 5 टाके लगे हुए थे। 19 मई को ही आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी के पैर काट दिए और कुछ ऐसे अंग जो जल्द से जल्द सड़ सकते थे उन सभी को भी निकालकर एक पॉलीथीन में डालकर एक बड़े से डस्टबिन में फेंक दिया और जो लाश के टुकड़े किए थे उन सभी को उसने फ्रिज में लगा दिया। बाथरूम में बॉडी काटने की वजह से बाथरूम में चारों तरफ खून फैल चुका था और इसी खून को साफ करने के लिए वह ब्लिंकिट ऐप से हार्पिक क्लीनर, ब्लीच, एक चॉपिंग बोर्ड, ग्लास क्लीनर मंगवाता है ताकि वह खून के निशान साफ कर सके। आफ्ताब ने उन
सभी चीजों का यूज करके उस बाथरूम की बहुत ही अच्छे से सफाई कर दी। आफ्ताब इतना ज्यादा शातिर था कि वह कत्ल के बारे में इंटरनेट से सारी बातें पता कर रहा था। वह घर में परफ्यूम, अगरबत्ती जैसी चीजों का भी उपयोग करता ताकि आसपास के लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी गंध ना जाए। इसके बाद उसने सरदा की बॉडी के एक एक पार्ट को एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया। वह हर रात को अपनी पीठ पर एक बैग लटका कर निकलता। उस बैग में सरदा की बॉडी के कुछ टुकड़े होते और उन सभी को वह एक एक करके दिल्ली गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों में फेंकना शुरू कर देता है। वह कभी छतरपुर के जंगल में जाता तो कभी 100 फुटा रोड पर, किसी अंग को नाले में फेंकता तो किसी अंग को जंगल में। ऐसे कर करके उसने बहुत से अंगों को ठिकाने लगा दिया। उसने लगातार 18 दिनों तक यही किया। वह एक टुकड़ा लेता और उस टुकड़े को अंजाम पर पहुंचाकर फिर से घर पर आ जाता। अब सरदा को मरे हुए 4 से 5 महीने बीत चुके थे, लेकिन सरदा का सर, धड़ और बाहें अभी भी आफ्ताब के फ्रीज में रखी हुई थी, क्योंकि आफ्ताब को डर था कि अगर मैंने सरदा का सर, धड़ और बाहें फेंकी तो कोई भी इनको पहचान सकता है और वह फंस सकता है। लेकिन फिर वह डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द इस सब से पीछा छुड़ाना है और फिर उसने सितंबर 2022 में फिर से सरदा की बॉडी को फेंकना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले सरदा के सर के बाल काटे और उसके चेहरे को ब्लो टॉर्च की मदद से जला दिया, ताकि अगर सरदा का सर किसी के हाथ भी लग जाए तो उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद उसने सभी चीजों को छतरपुर के महरौली के जंगल में फेंक दिया। उसके पास सरदा के बाल और कपड़े भी बचे हुए थे, तो उसने 100 फुटा रोड के एक बड़े से डस्टबिन में उन्हें भी फेंक दिया। अब आफ्ताब के पास सरदा की आखिरी निशानी के तौर पर उसका फोन और उसकी स्टड पिन बची हुई थी। सरदा अपने होठ पर एक स्टड पिन लगाती थी, मैं उसी पिन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा उसने सभी सबूतों को ठिकाने लगा दिया था और अब वह आराम से एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगा। उसे लगने लगा कि अब वह आजाद है, लेकिन अब जानते हैं कि वह पकड़ा कैसे गया। इसके लिए हमें कहानी की दूसरी तरफ चलना होगा। हमारी यह कहानी फिर से मुंबई की ओर चली जाती है। जब सरदा अपना घर छोड़कर आफ्ताब के पास रहने चली गई थी तो उसकी बातचीत अपने भाई से भी बंद हो गई, लेकिन उसका भाई सरदा के बारे में पूरी जानकारी रखता था। इसके लिए वह सरदा के इंस्टाग्राम को देखता रहता और उसके दोस्तों से उसकी खबर लेता रहता कि सरदा कहाँ है और क्या कर रही है। एक दिन सरदा का एक दोस्त सरदा के भाई के पास कॉल करता है और वह कहता है कि वह पिछले कुछ महीने से सरदा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। क्या तुम्हारे पास सरदा का कोई और कांटेक्ट नंबर है? तो इस बात पर सरदा का भाई नोटिस करता है कि सरदा ने पिछले कुछ महीने से अपने इंस्टाग्राम पर भी कोई फोटो नहीं डाली है और न ही उसकी कोई खबर मिली। यह सब नोटिस करने के बाद सरदा का भाई सरदा के दोस्तों से पूछताछ करना शुरू कर देता है कि तुम्हारे पास सरदा की कोई जानकारी है या नहीं। लेकिन सरदा के दोस्तों के पास सरदा की कोई भी जानकारी नहीं थी। वह लोग आफ्ताब से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका आफ्ताब से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। यह बात सरदा का भाई सरदा के पिता को बताता है कि पिछले कुछ महीने से सरदा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। सरदा के पिता भी सरदा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी सरदा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो सरदा के पिता 6 अक्टूबर 2022 को वसई पुलिस स्टेशन में सरदा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। वह पुलिस को बताते हैं कि सरदा आफ्ताब नाम के एक लड़के के साथ रहती थी, लेकिन कुछ महीने से उन दोनों के बारे में ही कोई जानकारी नहीं मिली। वसई पुलिस ने यह केस माणिकर पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया। माणिकर पुलिस स्टेशन वालों ने आफ्ताब का नंबर निकाला और आफ्ताब से बात की। पूछताछ करने पर आफ्ताब ने बताया कि 22 मई 2022 को मेरी और सरदा की लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में वह अपना सारा सामान लेकर घर से चली गई। उसने मुझसे कहा कि मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गई। यह सब सुनकर पुलिस वालों ने आफ्ताब से पुलिस स्टेशन में आने को कहा। तो आफ्ताब 3 नवंबर 2022 को दिल्ली से मुंबई जाता है।
उसके पास श्रद्धा की जो आखिरी निशानी बची हुई थी, उसका मोबाइल और उसकी स्टड, उसको भी वह दिल्ली से मुंबई जाते समय चलती ट्रेन से मीरा भाईंदर की खाड़ी में फेंक देता है और फिर माणिकर पुलिस स्टेशन मुंबई पहुंच जाता है। पुलिस वालों ने आफ्ताब से पूछताछ करना शुरू कर दिया तो फिर से आफ्ताब ने वही बात दोहराई कि मेरी और श्रद्धा की 22 मई को लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में वह घर छोड़कर चली गई और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस ने इस बार यह बयान रिकॉर्ड कर लिया और उसकी रिटन स्टेटमेंट भी ले ली। पूछताछ करने के बाद आफ्ताब को छोड़ दिया गया और आफ्ताब फिर से दिल्ली आ गया। जब माणिकर पुलिस स्टेशन वालों ने उसके बयान की फिर से जांच की तो पुलिस वालों को उसका बयान मिसमैच लगा और उन लोगों को आफ्ताब पर शक हो गया और इसीलिए मुंबई पुलिस ने यह केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस आफ्ताब को पूछताछ के लिए बुलाती है। आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस को भी वही बात बताई कि मेरी और श्रद्धा की लड़ाई हो गई और उसमें वह घर छोड़कर चली गई। दिल्ली पुलिस ने जानकारी निकालना शुरू कर दिया और जब जानकारी निकाली गई तो दिल्ली पुलिस को पता लगा कि 26 मई 2022 को श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए आफ्ताब के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन आफ्ताब ने पुलिस वालों को बताया था कि उसकी 22 मई को ही उससे लड़ाई हो गई। इस बात पर पुलिस वालों को आफ्ताब पर शक हो गया। फिर पुलिस वालों ने और जानकारी निकालना शुरू कर दिया। पुलिस वालों को पता चलता है कि श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट भी उसी लोकेशन से ऑपरेट किया जा रहा था जिस जगह पर आफ्ताब इस वक्त रहता है। उसका फोन भी अक्सर उसी लोकेशन से ऑन ऑफ हो रहा था। दिल्ली पुलिस को अब आफ्ताब पर पूरा शक हो जाता है और फिर दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ में सख्ती बढ़ा देती है कि अगर वह 22 मई को ही घर छोड़कर चली गई थी तो उसकी लोकेशन वहीं की क्यों आ रही है, उसने तुम्हारे अकाउंट में 54,000 रुपए क्यों ट्रांसफर किए। इन सब सवालों का आफ्ताब के पास कोई जवाब नहीं था, वह फंस गया। और फिर 12 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया। जब यह खबर बाहर निकल कर आई तो यह केस पूरे देश में फेमस हो गया। हर मीडिया न्यूज चैनल पर यही खबर थी कि आफ्ताब ने श्रद्धा को मार दिया। इसके बाद आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस को अपनी पूरी कहानी सुना दी, जिस कहानी को सुनकर हर किसी को पसीने आ गए। उसने यह कबूल किया कि उसी ने श्रद्धा को मारा है। पुलिस को श्रद्धा की बॉडी के अवशेष भी मिल गए उसी महरौली के जंगल से जहां श्रद्धा को काटकर फेंका गया था। इसी केस में दिल्ली पुलिस ने 6000 से भी ज्यादा पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की, जिसमें उसके सभी गुनाह लिखे हुए हैं। आफ्ताब का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया गया। आफ्ताब पुलिस के सामने मानता रहा कि वह श्रद्धा का कातिल है, लेकिन जब उसे जज के सामने पेश किया गया तो वह कोर्ट में बदल गया। उसने अपना जुर्म मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उसका केस और भी लंबा चलेगा। श्रद्धा के पिता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि आफ्ताब को मौत की सजा दी जाए। हम भी आशा करते हैं कि आफ्ताब को जल्द से जल्द सजा दे दी जाएगी। आप ऐसे ऐवान के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।